हेलो दोस्तों, इस वीडियो के दौरान हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नवंबर 2020। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन पेपर के बारे में आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूँ। क्वेश्चन पेपर काफ़ी ट्रिकी तो नहीं था, इजी था। पूरे के पूरे एफआर के मॉड्यूल के ही क्वेश्चंस थे। सिर्फ एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने ट्रिकी ऐड किया, पूरा का पूरा ऑल टुगेदर नया, जो कंसेप्ट टेस्ट करता है स्टूडेंट्स की कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी थी। बाकी पूरे के पूरे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से आए थे, पर 20 पेजेस का था। वेरी लेंदी पेपर, वेरी लेंदी पेपर। ठीक है, चलिए आइए एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 से। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। 1st April 2020, Star Limited advanced a housing loan of 15 lakh rupees to one of its employees at 6% per annum, repayable in 5 equal installments along with interest at the end of each year. कई स्टूडेंट्स को इसमें एक डाउट रहता है कि सर इसका इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालना है या प्रिंसिपल की इक्वल इंस्टॉलमेंट्स और इंटरेस्ट अलग से। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, एफआर के पेपर में आप सिंपल कंसेप्ट पे चलिए, 15 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 5, प्रिंसिपल की इक्वल इंस्टॉलमेंट्स और इंटरेस्ट अलग से। Employee is not required to give specific performance against this benefit. Market rate for similar interest is 10%. The accountant of the company recognized staff loan in the balance sheet at 15 lakh और उसने इंटरेस्ट 90,000 रुपीज़ का पीएल में दिखा दिया। एनालाइज वेदर इज करेक्ट और नॉट। ऑब्वियसली इज रॉन्ग। ठीक है, करना क्या चाहिए था, पहले मैं आपको कैश फ्लो बता देता हूँ। आपका आने वाले 5 साल का जो कैश फ्लो था वो था 15 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 5, 3 लाख रुपए हर साल। ठीक है, इसके अलावा इंटरेस्ट ले लेते हैं। एट द ईयर एंड है तो पहला वाला इंटरेस्ट पूरा 15 लाख रुपए पे लगा था, क्या 6% बोला हुआ है, तो 90,000 रुपीज़। नेक्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट था वो 12 लाख रुपए के ऊपर 6% लगा होगा, क्योंकि 3 लाख रुपए तो पे हो गए थे, तो 72,000 रुपीज़ बराबर। फिर उसके बाद थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, अब इन दोनों का जो डिफरेंस है होते से रिड्यूस होता जाएगा, 18,000 से रिड्यूस हो जाएगा बराबर, 54,000 रुपीज़। कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप, 9 लाख रुपए पे निकलेगा। फिर उसके बाद 36,000 रुपीज़ और उसके बाद 18,000 रुपीज़। आपको इस पूरे अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालना था। मार्केट रेट दिया हुआ है 10%, 10% से दिस इज हाउ एंटिटी शुड हैव अकाउंटेड इट, 0.9091। मैं देख लेता हूँ कोई पीवी फैक्टर्स दिए हैं क्या, नहीं, कोई पीवी फैक्टर्स नहीं दिए हैं, तो 0.9091, 8264, 7513, 683, 6209। तो ये अमाउंट बन रहा है 13,54,864। लोन इतने पे दिखना था, डिफरेंस दिखना चाहिए था एम्प्लॉय बेनिफिट, तो 15 लाख के कंपैरिजन में 1,45,136। क्वेश्चन बोल रहा है कि आप किसी प्रकार का कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांगते,
ठीक है, अगेंस्ट द बेनिफिट कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांगा हुआ है, मतलब एम्प्लॉय को लोन मिल गया, अब अगर वो एम्प्लॉयमेंट से छोड़ के भी चला जाता है तो भी उससे कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर अनकंडीशनल है, ये एम्प्लॉय बेनिफिट पूरा फर्स्ट ईयर का ही एक्सपेंस बन जाएगा जिस साल आपने लोन दिया। कंडीशनल है कि नहीं भाई, कोई परफॉर्मेंस तो नहीं है, पर हाँ एम्प्लॉई ने जब तक ये लोन रिपे नहीं कर देता तब तक के उसने कंपनी में रहना चाहिए, अगर आप ये डीम कर रहे हैं तो ये 5 साल में अमोर्टाइज होगा। अभी तो दिया है नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, डीम करके पूरा का पूरा एक्सपेंस पीएल में डाल दीजिए और लोन की अकाउंटिंग 10% के हिसाब से हो जाएगी। क्वेश्चन 12 मार्क का है, सिर्फ इतने से आंसर से नहीं चलेगा, आप 145 के बारे में भी बताएंगे और आप टेबल बना के बताएंगे। ये 13 लाख के ऊपर ओपनिंग 13,54,864, इस पे आप इंटरेस्ट बताएंगे एट द रेट ऑफ 10%, आप पेमेंट की जगह पे दिखाएंगे 3,90,000 और क्लोजिंग देख लेते हैं। और कुछ जर्नल एंट्री भी मांगी है क्या, एक्सप्लेन करने बोला है हाउ टू बी रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट, यानी करंट नॉन करंट बाइफर्केशन भी चाहिए। करंट नॉन करंट बाइफर्केशन, चलिए मैं वो बता देता हूँ आपको। करंट नॉन करंट बाइफर्केशन 1,34,486 का इंटरेस्ट हो रहा है, हो गया 11,350। नेक्स्ट ईयर का पेमेंट हुआ था 3,72,000, $8,38,385। सो नाउ आपको इसका बाइफर्केशन बताना है। सिंपल है, इतने पैसे आने वाले 12 महीने तक रीपे हुए ही नहीं है, यानी ये नॉन करंट हो गए। जब नेक्स्ट ईयर के एंड तक आपको पता है 838,385 आउटस्टैंडिंग है, तो 838,385 नॉन करंट हो गया और दोनों का डिफरेंस करंट हो गया। आपसे इतना आंसर एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ डिस्कस करवा रहा हूँ पूरा का पूरा पेपर आप लोगों के साथ में, ठीक है। द वीडियो इज बेसिकली फॉर डिस्कशन पर्पस, ये वीडियो सॉल्यूशन पर्पस के लिए नहीं बनाया गया है। मतलब कोई स्टूडेंट अगर साथ में वीडियो को देख के अगर सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है तो वीडियो कंपेरेटिवली थोड़ा सा फास्ट रहेगा। सो दिस इज मोर ऑफ अ डिस्कशन पर्पस वीडियो। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 मार्क का है। द क्वेश्चन इज फ्रॉम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33, ठीक है। डाइल्यूटेड ईपीएस का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। फाइनेंशियल ईयर 1920, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल है 90,000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 16,000 एंड एवरेज फेयर वैल्यू ऑफ वन शेयर इज ₹90। इन्होंने बोला कि 900 ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग है एट एन एक्साइज प्राइस ऑफ 75। बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस का स्प्लिट करना था, तो पहले तो हम इनमें से निकाल देते हैं कि इसमें से डाइल्यूटिव कितने हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपने ईसॉप में देके रखे हैं 900 ऑप्शंस, यानी एम्प्लॉई 75 रुपीज़ पे करेगा, जबकि मार्केट प्राइस 90 रुपीज़ है, 90 रुपीज़। क्लियर, यानी रफली अगर मैं बोलूं कि एम्प्लॉई कितने शेयर्स के पैसे दे रहा है तो मैं बोलूंगा कि 750 शेयर्स के पैसे दे रहा है, यानी कि जो फ्री शेयर्स है वो बचे हुए 150 है। ये डाइल्यूटिव है, ये डाइल्यूटिव है, ठीक है। नेक्स्ट वन, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर में इन्होंने बोला 7,500 शेयर्स है जिनका क्यूमुलेटिव डिविडेंड बनता है 9 रुपये पर शेयर, और हर एक को शेयर्स देंगे 2 इक्विटी शेयर, 2 इक्विटी शेयर। ये डाइल्यूटिव है या नहीं चेक करते हैं। फिलहाल इनको जो डिविडेंड बन रहा है वो बन रहा है 7,500 शेयर्स इंटू 9 रुपीज़, ये इनका शेयर है। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स 8% बनता है, 8%। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 92% इंटू डिवाइडेड बाय 92%, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इसमें CDT का एडिशन हो जाएगा 100 माइनस 8, CDT रिवर्स बेसिस पे होता है, ठीक है। तो मैं कंसेप्ट डिस्कस नहीं कर रहा, मैंने कहा ये वीडियो सिर्फ डिस्कशन पर्पस के लिए है कि पेपर में कुछ इस तरह से सॉल्व करना चाहिए था। कंसेप्ट बेस्ड वीडियो हम पूरा का पूरा अलग से लॉन्च करेंगे, ठीक है। दिस वीडियो इज नॉट फॉर कंसेप्ट बिल्डिंग। आप शेयर्स दे रहे हैं 15,000, पहले मैं ये निकाल देता हूं कितना बन रहा है।
73369। मोस्टली इंस्टीट्यूट का जब आंसर आएगा उसमें 8% अलग से एडेड होगा, अलग से 8%, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस केस में इंस्टीट्यूट मार्क्स काटेगी, मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे, इसमें अलग से 8% ऐड हुआ रहेगा। Divided by 15,000 shares is what potentially these preference shares are earning, which is 4.89. 4.89 is what they are potentially earning. बराबर समझ में आ रहा है? However, अगर आप EPS देखेंगे तो वह 90,000 डिवाइडेड बाय 16,000, 5.625। ये कम है बेसिक EPS से, मतलब ये डाइल्यूटिव है। तीसरा, डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स है जिसपे 10% का आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, यानी 1 लाख रुपए, टैक्स रेट 25% है। तो डिबेंचर्स के केस में 10 लाख पे 10%, पर अगर ये इंटरेस्ट नहीं लगा तो आपके हाथ में 75% ही बचेगा, 25% तो टैक्स में चला जाएगा। डिवाइडेड बाय, हर एक को 4 शेयर्स, 100 ईच है, तो 10 लाख में 10,000 हो जाएंगे, शेयर्स आप दे रहे हैं 40,000, 40,000, ठीक है। सो 10 लाख का 10%, 1 लाख, 1 लाख का 75%, 75,000 डिवाइडेड बाय 40,000, 1.875। ये भी डाइल्यूटिव है क्योंकि बेसिक ईपीएस के नीचे है। चलिए डाइल्यूटिव ईपीएस निकालने की कोशिश करते हैं। स्टेप वाइज निकलेगा, असेंडिंग ऑर्डर में निकलेगा। पहले इससे चेक करेंगे, दूसरा इससे, तीसरा इससे, फ्रॉम लीस्ट टू हाईएस्ट। अब हमारी अर्निंग है 90,000, ऑप्शन से ही अर्निंग बढ़ नहीं रही, डिवाइडेड बाय शेयर्स है 16,000, बराबर 16,000 ही थे ना, हाँ। इसमें ऐड कर देंगे जो फ्री शेयर्स आप दे रहे थे 150, ये पहला स्टेज 5.57। सेकेंड स्टेज में डिबेंचर्स 90,000 में ऐड हो जाएंगे 75,000 जो इंटरेस्ट अब लगेगा नहीं, डिवाइडेड बाय 16,150, क्यूमुलेटिव लेना है, ठीक है, क्यूमुलेटिव लेना है, प्लस 40,000 जो फर्दर शेयर्स इनको मिल जाएंगे। $2.93। अब मैं प्रेफरेंस भी ऐड करके दिखा दे रहा हूं, हालांकि कोई काम नहीं है अब उसका। सो इट इज 1,65,000 ऊपर का टोटल, 90 और 75 का टोटल, प्लस 73369 डिवाइडेड बाय 56,150 प्लस, हाँ दिख रहा है आपके इसमें, जो फर्दर शेयर्स आप देंगे 15,000, 50, 60, 71, 150, 3.35। जो सबसे लीस्ट होता है वो रिपोर्ट करना पड़ता है। सो दिस इज द डाइल्यूटिव ईपीएस जो रिपोर्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अभी काफ़ी हद तक ही सीए इंटर का क्वेश्चन है। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सीए फाइनल के अंदर में पूछेंगे, बट यस दे हैव आस्क्ड। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी लिमिटेड सप्लाइज प्लास्टिक बकेट्स टू होलसेल कस्टमर्स। क्वेश्चन है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 से, रेवेन्यू रिकॉग्निशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920, the price per bottle will decrease retrospectively as sales volume increase within the stipulated time period of 1 year, ठीक है। एप्लीकेबल रेट्स दिए हुए हैं 90 रुपीज़ अगर सेल 0 to 10,000 के बीच में, 10 से 35 के बीच में, और 35 के ऊपर रहा तो उन्होंने सेल प्राइस दिया है। सारे ट्रांजैक्शन कैश में होंगे। सजेस्ट कीजिए अकाउंटिंग अगर 15, 75 और 10% चांसेस है, 15%, 75% एंड 10% चांसेस है for sale volume of 9, 28 and 36, 9, 28 and 36, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन्होंने बोला है एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड लगाइए। एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि कितना सेल हो सकता है। सो 9,000 का 15%, 28,000 का 75% और 36,000 का 10%, $25,950,
25,950, ये सेकेंड स्लैब में आ रहा है। यानी आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे 80 रुपीज़ के हिसाब से, 80 रुपीज़ के हिसाब से। क्लियर है? अब इन्होंने करंट ईयर में अभी तक के कितना सेल कर दिया है वो सब नहीं दिया हुआ है, तो 80 रुपीज़ के हिसाब से आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन करेंगे। सेकेंड वाला जो मेथड है, नहीं ये एक्सपेक्टेड वैल्यू था, सेकेंड वाला मोस्ट लाइकली था, मोस्ट लाइकली मेथड, सॉरी। पहला वाला एक्सपेक्टेड था, तो मैंने बराबर ही आंसर बराबर निकाला 80 रुपीज़, बट ये इसका आंसर है 80 रुपीज़। दूसरा वाला मोस्ट लाइकली मेथड है। मोस्ट लाइकली मेथड मतलब लाइकली क्या है, सिर्फ एक लेंगे, तीनों का एवरेज नहीं लेंगे। लाइकली ये है, तो 28,000 को बेस लेके सॉल्व करेंगे, यानी अगेन प्राइस 80 रुपीज़ ही रहेगा। ठीक है, चलो। For working, ABC Limited achieved the same number of unit of sales to customers during the year initially estimated under most likely method. For working, assume that ABC Limited achieved same number of unit of sales for customer during the year as initially estimated. ठीक है, अब इनिशियल एस्टिमेशन के बारे में भी कुछ बोला हुआ नहीं है। You are required to pass the journal entries of ABC Limited as per एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड के हिसाब से 80 रुपीज़ के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉग्निशन होगा, बस ये बताना है आपको, और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल लिमिटेड प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का है। ठीक है, आपको एस्टिमेटेड इनकम दी हुई है, टैक्स रेट दिया है, बोला है कैलकुलेट कीजिए टैक्स एक्सपेंस जो आप हर क्वार्टर में दिखाएंगे। आइए, आपकी साल भर की जो एक्सपेक्टेड इनकम है वो है ग्रॉस 16,50,000, इसमें से 4 लाख का कैप गेन एक्सपेक्टेड है, यानी बाकी का हो जाता है आपका 12,50,000। हम यहाँ पे 12,50,000 पे टैक्स निकाल लेंगे पहले। तो पहले 250 पे 20%, 50,000, 12 लाख में 1250 में से 10 लाख, 10 लाख पे 30%, 3 लाख, और जो 4 लाख है, 4 लाख उसके ऊपर कैप गेन 12%, 48,000। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, कैप गेन को नहीं, कैप गेन को नहीं। 3,50,000, 12,50,000 की इनकम पे एक्सपेक्टेड है, इससे एवरेज टैक्स रेट मिलता है। ठीक है, विच इज 28%। आप 28% के हिसाब से प्रोविजन करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, क्वार्टर 1 में 28% ऑन 3,50,000, 98,000। क्वार्टर 2 में 4 लाख रुपीज पे 28%, 1,12,000। क्वार्टर 3 में 6 में से 4 हटा दीजिए, 2 लाख पे 28% और 4 लाख पे 12%। समझ गए? $1,04,000 और क्वार्टर 4 में 3 लाख पे 28%, 84,000। इस तरह से आप लोगों को प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने कहा हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, मैं कंसेप्ट्स के ऊपर नहीं कर रहा, मैं कंसेप्चुअल वीडियो भी लॉन्च करूंगा इस पूरे के पूरे पेपर का, पर वो बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, अभी करके मतलब नहीं है, अभी सिर्फ डिस्कशन कर लेते हैं पूरे के पूरे पेपर का। ठीक है, नेक्स्ट वन, वीनस लिमिटेड सेलर लेसी, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116, सेल एंड लीज बैक। जो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इस पेपर में आएगा, और मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को बोला था, पर ऐसा नहीं है कि मैंने यूट्यूब के ऊपर सॉल्व करके नहीं दिया। ये सेम क्वेश्चन मैंने यूट्यूब के ऊपर भी सॉल्व करके दिया है, ये सेम क्वेश्चन हमारे रेगुलर बैच में भी सॉल्व है, फास्ट ट्रैक बैच में भी सॉल्व है, बूस्टर में भी सॉल्व है। सारे के सारे वीडियोज़ जितने भी हम लोगों ने लॉन्च किए हैं सभी में सॉल्व किया था, फ्री कंटेंट में भी पूरा का पूरा प्रोवाइड किया था। बट येस, बीइंग द फर्स्ट पेपर ऑफ इंडिया 116, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए कोई नहीं, फिर भी आया है तो मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ कि मेरे प्रोबेबिलिटीज में नहीं था ये। वीनस लिमिटेड सेल्स अ बिल्डिंग टू मार्स लिमिटेड फॉर रुपीज़ 28 लाख। ठीक है, आइए देखिए, वीनस
मार्स सेल कर रहा है 28 लाख रुपीस में। इमीडिएटली बिफोर द ट्रांजैक्शन बिल्डिंग इज कैरीड एट अ कॉस्ट ऑफ 13 लाख, इसका कॉस्ट 13 लाख है। एट द सेम टाइम सेलर लेसी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बायर लेसर फॉर 20 years ऑफ लीज, एनुअल पेमेंट 2 लाख पर annum। आपने लीज पे दे दिया 2 लाख पर annum। टर्म्स ऑफ द ट्रांजैक्शन satisfied determining when the performance as per 115 revenue recognition, the fair value of the building is rupees 25 lakh। फेयर वैल्यू 25 लाख, जबकि ट्रांजैक्शन 28 पे हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, ज़्यादा पे आपने ट्रांजैक्शन किया है। मतलब क्या हुआ होगा, ये रेंट भी इन्फ्लेट हो गया होगा, रेंट भी इन्फ्लेट हो गया होगा। लॉजिकली क्या हुआ होगा मैं ये बताता हूँ। लॉजिकली 25 की बिल्डिंग 28 में बेची है, मतलब आपको 3 लाख का लोन मिला है, 3 लाख का लोन मिला है, वो लोन का आप रीपेमेंट करेंगे, वो लोन का आप रीपेमेंट करेंगे और वो इस 2 लाख में इंक्लूडेड होगा। वो कितना होगा मैं बताता हूँ, थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट 12% दिया हुआ है आपको, उन्होंने प्रेजेंट वैल्यू दिया भी है 14,94,000, ठीक है, ये 2 लाख रुपीस का। तो कंपेरेटिवली आपसे कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड नहीं था। बताइए क्या होगा। बायर लेसर क्लासिफाइज द लीज एज ऑपरेटिंग लीज, हाउ शुड द ट्रांजैक्शन बी अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ वीनस लिमिटेड। वीनस लिमिटेड सेलर है। देखिए मैं तो ये मान रहा हूं प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट हट जाता है, बराबर, प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट एलिमेंट हट जाता है, ये तो क्लियर है। यानी ये आज की वैल्यू है, मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि आज कोई मुझे 14,94,000 का लोन देता है तो मैं उसे 2 लाख रुपीस पर एनम का पेमेंट करूंगा फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, बराबर, 2 लाख रुपीस फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। चलिए, इसका मतलब जो लोन दिया था, कौन सा वाला लोन, ये 28 लाख और ये 25 लाख का डिफरेंस कितना, 3 लाख, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए वो इसमें रीपे हुआ होगा। सो लेट्स राइट दिस डाउन, 14,94,000 का स्प्लिट लोन रीपेमेंट 3 लाख और लीज रेंट 11,94,000 रुपीज, बराबर है। यानी कि लीज पेएबल दिखना चाहिए 1194 और 3 लाख रुपीज लोन का पेमेंट दिखना चाहिए। अब 25 लाख रुपए की बिल्डिंग आपने बेची है, लॉजिकली आपने 25 लाख रुपए की बिल्डिंग बेची है, पर 25 लाख में से कुछ अमाउंट, 25 लाख रुपए जो कि फेयर वैल्यू है, में से कुछ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग आप यूज कर रहे हैं, खुद कोई और यूज कर रहा है। मैंने सेल एंड लीजबैक का एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने इसका पूरा कंसेप्ट समझाया था। तो अभी क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं, मैं उस कंसेप्ट के ऊपर नहीं जाऊंगा, कंसेप्ट नहीं डिस्कस करूंगा। उसमें हमने बेसिकली ये पढ़ा था कि जो 25 लाख की फेयर वैल्यू है, इसके दो टुकड़े हो गए। 1494 जो खुद अभी भी लेसी यानी कि जिसने एसेट बेचा है वही यूज कर रहा है, यानी कि दिस इज पार्ट ऑफ द बिल्डिंग नॉट सोल्ड, पार्ट नॉट सोल्ड, क्योंकि वो आप खुद ही यूज कर रहे हैं। कंसेप्ट के पीछे डाउट पे मत जाइएगा, मैंने बोला मैंने कंसेप्ट के ऊपर दूसरा वीडियो बनाया है, सेल एंड लीजबैक करके एक पूरा का पूरा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने इसका कंसेप्चुअल डिस्कशन किया है, ठीक है। 1494 अगर मैं इसमें से हटा दूं तो 10,06,000 इज द पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग दैट इज सोल्ड, ठीक है। जो आपने सेल नहीं किया है वो आपकी बुक्स में कैरिंग अमाउंट पे दिखना चाहिए, लॉजिकली कैरिंग अमाउंट पे। द कैरिंग अमाउंट इज 13 lakhs, तो अब मैं 13 लाख के स्प्लिट कर देता हूं। 13 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 14,94,000, 1494 नहीं 1194, 1194, क्योंकि 3 लाख तो रीपेमेंट ऑफ लोन ही है ना, 1194 और यहाँ पे 3 लाख रुपए बढ़ जाएंगे, 13,06,000। सो 1194, 13 divided by 25 into 1194, 6,20,880 is the portion of the building that is retained, and 13 lakh divided by 25 lakh into 13,06,000 is the portion of the building that is sold, 6,79,120। चलिए ये जर्नल एंट्री पास करते हैं। कैश डेबिट 28 लाख है। मैं आपको दो जर्नल एंट्री में बताऊंगा, इंस्टीट्यूट की एक सिंगल जर्नल एंट्री है। टू एसेट, टू एसेट
मैं एसेट डी रिकॉग्नाइज करूंगा जो मैंने बेच दिया 6,79,120। चलिए सिंगल एंट्री में ट्राई करते हैं ऐसे दिखाने का, ठीक है। एक मिनट, मैं पहले पूरा का पूरा एसेट डी रिकॉग्नाइज कर देता हूँ 13,00,000। मैं राइट टू यूज एसेट दिखाऊंगा द पोर्शन ऑफ द एसेट दैट इज रिटेन्ड बाय मी, क्योंकि वो लीज पोर्शन में मेरे पास है, इसलिए मैं राइट टू यूज एसेट नाम से दिखाऊंगा। टू लोन पेबल, टू लोन पेबल, आपको जो अमाउंट पे करना है वो पे करना है 1494 विच ऑल्सो इंक्लूड 3,00,000 ऑफ लोन। सीधी बात है, आपको तो दोनों के दोनों ही पे करना है 14,94,000 रुपीज, ठीक है। चलिए $6,26,880 का डिफरेंस आ रहा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। द पोर्शन दैट यू हैव सोल्ड इज दिस, बराबर, विच हैज अ फेयर वैल्यू, दिस डिफरेंस निकालिए 679,120 माइनस 1306, 6,26,880। ये फेयर वैल्यू के पोर्शन को, यानी जो आपने बेचा उसकी फेयर वैल्यू 13,06,000 है, जिसका कैरिंग अमाउंट 679,120 था, तो बराबर 626,880 का ही तो प्रॉफिट आता है, तो टू प्रॉफिट। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन में मैं आपको कंसेप्ट डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, उसका अलग वीडियो है, अभी सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, पेपर डिस्कशन। तो ऐसा सॉल्व होना चाहिए था, दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। क्लियर है? चलिए मैं अज्यूम कर रहा हूं काफी सारे स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन छोड़ दिया होगा 8वां। एक और क्वेश्चन है जो स्टूडेंट ने छोड़ दिया होगा, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आया था इंस्टीट्यूट का, वो, ठीक है। खैर फिलहाल आगे बढ़ते हैं। पैसिफिक ओशन रेलवे लिमिटेड हैज 3 कैश जनरेटिंग यूनिट्स, ट्रेन, रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक्स। द कैरिंग अमाउंट ऑन 31 मार्च 2020 इज एज अंडर। तो आपके पास पूरा का पूरा कैरिंग अमाउंट्स दिया हुआ है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36 इम्पेयरमेंट का क्वेश्चन है, इम्पेयरमेंट। चलिए, पैसिफिक रेलवे हैज़ 2 कॉर्पोरेट एसेट्स, एक लैंड है एक बिल्डिंग है, और उन्होंने रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ है इंडिविजुअली सबका। कैलकुलेट द इम्पेयरमेंट लॉस। अब इम्पेयरमेंट लॉस के पहले ये देखना पड़ेगा कि ये लैंड और बिल्डिंग एलोकेबल है क्या। द कैरिंग अमाउंट ऑफ द लैंड कैन बी एलोकेटेड ऑन रीजनेबल बेसिस, प्रो रेटा बेसिस टू द इंडिविजुअल सीयूज। प्रो रेटा बेसिस यानी कैरिंग अमाउंट पे ही होगा, कैरिंग अमाउंट ऑफ द बिल्डिंग कैन नॉट बी एलोकेटेड। चलिए आइए देखते हैं। अब ये रेशो में नहीं बटेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइफ 10 ईयर्स है पर बाकी दोनों की लाइफ 20 ईयर्स है, तो बाकी दोनों डबल यूज कर रहे हैं कंपेयर टू ट्रेन। ट्रेन के कंपैरिजन में रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक ज्यादा यूज करेगा लैंड को। तो देखिए बाइफर्केशन कैसे होगा, टैबुलेट कर देता हूं मैं। ट्रेन, रेलवे स्टेशन एंड रेलवे ट्रैक्स, कैरिंग अमाउंट 1500, 2250 and 3300। लाइफ 10, 20, 20 दोनों के कंबाइंड रेशियो, दोनों के कंबाइंड रेशियो पे, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 30,000, 45,000, 66,000। ये रेशियो में लैंड को एलोकेट करेंगे, समझ गए? तो लैंड का जो एलोकेशन है प्रो रेटा वो ये वाला रेशियो होगा। सो लैंड का आपका प्राइस है 1800, so 1800 divided by 1,41,000 into 30,000, 75, 141,
383 में राउंड ऑफ कर रहा हूँ, 574, 843। बिल्डिंग फिलहाल एलोकेबल नहीं है, तो कैरिंग अमाउंट और लैंड दोनों को ऐड कर दीजिए। 1883, 2824, 4143। ठीक है, 4143। अब रिकवरेबल अमाउंट से पहले कंपेयर कीजिए, फिर उसके बाद एंटिटी एज अ होल आप इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे। तो 1800 पहला वाला केस, दूसरा वाला 2700 और तीसरा वाला 4200। ठीक है, पहले केस में इम्पेयरमेंट लॉस 83, दूसरे केस में 124, तीसरे केस में कोई इम्पेयरमेंट ही नहीं है। अब इम्पेयरमेंट लॉस एलोकेट करेंगे तो प्रो रेटा एलोकेट होगा, ये ध्यान रखेंगे, प्रो रेटा। कुछ कैरिंग अमाउंट को, कुछ लैंड को। चलो, तो क्या रेशो में? 1883 के रेशो में। 83 डिवाइडेड बाय 1883 मल्टीप्लाइड बाय 1500, यानी 66 और 17 लैंड को एलोकेट हो जाएगा। वैसे ही 124 डिवाइडेड बाय 2824 मल्टीप्लाइड बाय 2250, 99 राउंड ऑफ किया है मैंने, 25। ठीक है, स्टूडेंट्स को मैं जनरली सजेस्ट करता हूं कि राउंड ऑफ मत कीजिए, 2 डेसिमल तक के लिखिए, 2 डेसिमल तक के लिखा कीजिए। चलिए, सो दिस इज द इम्पेयरमेंट लॉस दैट हैज बीन एलोकेटेड। वापस लिख लेता हूं कॉर्पोरेट एसेट्स की वैल्यू अब, क्योंकि अब एंटिटी एज अ होल्ड चेक करना है। ट्रैक 1500 माइनस 66, 1434। रेलवे स्टेशन 2250 माइनस 99, 2151। रेलवे ट्रैक नील, 3300। लैंड 1800 माइनस 17 माइनस 25, 1758। बिल्डिंग अब ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाएगा, 600। पूरा ऐड कर लेते हैं, 9243। एंटिटी एज अ होल रिकवरेबल अमाउंट 9600, कोई इम्पेयरमेंट नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। तो कुछ भी स्पेशल नहीं था इस क्वेश्चन में, सिवाय इस बात के कि एलोकेशन 10:20 पे होना था, वो भी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में दिया हुआ क्वेश्चन है। तो मुझे लगता नहीं कि स्टूडेंट्स को कोई गड़बड़ हुई होगी। हाँ, इंडिया 36 नहीं पढ़ा होगा तो बात अलग है, तो फिर बात अलग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, फैब्रिकेटेड स्पेशल इक्विपमेंट। थोड़ा बहुत इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का क्वेश्चन है, नहीं भी पढ़ा होगा तो भी देख के क्वेश्चन ने भी अटेम्प्ट कर लिया होगा। For the year 1819, as per the drawings and designs supplied by the customer, however, due to liquidity crunch, customer has requested for postponement of delivery. Details of customer balance and goods held. आपके पास WIP में 255 लाख के गुड्स पड़े हैं जो आपने किसी कस्टमर के लिए बनाया है, स्पेशलाइज इक्विपमेंट है। ठीक है, स्पेशलाइज इक्विपमेंट है। फिनिश गुड्स में 165 पड़े हैं और डेटर से रिकवरी 195 की बची है। Petition for winding up is filed. You are required to comment on provision made for 615 on debtors, finished goods, WIP। तो देखो, ये तो सीधी बात है कि पूरा का पूरा प्रोविजन बनेगा एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32। ये पूरे तरीके से बैड डेट्स हो गए। ये दोनों को अब स्क्रैप वैल्यू पे दिखाना चाहिए एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, क्योंकि रिकवरेबल नहीं है, स्पेशलाइज इक्विपमेंट है ना, किसी और को तो बेच नहीं सकते। तो स्क्रैप वैल्यू पे दिखाएंगे, अगर स्क्रैप वैल्यू है नहीं तो 0 पे दिखना पड़ेगा। बस इतना सा कमेंट करना आपको, और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट वन, 1 April 19, 8% कन्वर्टेबल लोन ऑफ नॉमिनल वैल्यू 12 लाख, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32।
was issued. It is redeemable on 31st March 2023. तो 20, 21, 22, 23 4 साल. Alternatively, it can be converted into equity shares worth 200 each. Equivalent loan without conversion option has interest rate 10%. Interest 96,000 already been included in finance cost. ठीक है. जर्नल एंट्री मांगी होगी. हाउ शुड द कंपनी प्रेजेंट द लोन इन द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. क्या करेंगे, डिस्काउंट कर देंगे 4 साल. 8% 12 लाख पे होता है 96,000. सो 96,000 मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर 10% पे 4 साल प्लस 12 लाख रुपए एंड में, क्योंकि ऑप्शनली कन्वर्टेबल है. पीवी फैक्टर 10% 4th ईयर का निकालना है आपको. ये डेट कंपोनेंट है देखिए, और पीवी फैक्टर दिया है तो वही पीवी फैक्टर यूज करना है. ठीक है. $11,20,320. अब इसमें आपने इक्विटी दिखाया होगा 12 लाख से डिफरेंस निकाल के 79,680. ठीक है, ये गलत है. हाउ शुड द अबव लोन बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इट शुड बी शोन एट 11,20,380 और इक्विटी कंपोनेंट 79,680. क्वेश्चन 6 मार्क का है. दिस इज मोर देन सफिशिएंट. करंट नॉन करंट बाइफर्केशन मुझे नहीं लगता कि जरूरत है, बिकॉज 6 मार्क्स के लिए इतना सॉल्व कर लिया तो मोर देन सफिशिएंट है. ठीक है, बट फिर भी क्योंकि वर्डिंग्स यूज हुए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो स्टिल मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करूंगा कि एंड में टाइम बचता है तो बाइफर्केशन करना. मैंने जैसे आपको लोन्स के बारे में बताया था, एम्प्लॉय लोन का जैसे हमने डिस्कशन किया था, सेम वही तरीके से. ठीक है. 4A. 4B सेगमेंट रिपोर्टिंग. सेगमेंट रिपोर्टिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 108. आपको एक्सटर्नल सेल दिए हैं, इंटरनल सेल दिए हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है. कौन कौन से सेगमेंट रिपोर्ट करना है. तो हर वो सेगमेंट जिसका टोटल में सेल इंटरनल एक्सटर्नल मिला के 10% से ज़्यादा है वो रिपोर्टेबल होता है. तो 1,28,000 ए रिपोर्टेबल है, बी नहीं है, डी रिपोर्टेबल है. इन दोनों के इंटरनल सेल का टोटल, एक्सटर्नल सेल का टोटल, एक्सटर्नल का टोटल है 470. देयर इज वन मोर कंडीशन, 75% ऑफ एक्सटर्नल सेल रिपोर्ट करना पड़ेगा. 75%. तो देखो सिर्फ एक्सटर्नल 470 डिवाइडेड बाय 640 इज ओनली 73.43%. ये डेटा बोलता है कि अब सी भी रिपोर्ट करना है. सी भी रिपोर्ट करना है. दैट विल मेक अप 75%. ठीक है. चलो नेक्स्ट वन. पी लिमिटेड एंड एस लिमिटेड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103 का क्वेश्चन है. पी लिमिटेड एंड एस लिमिटेड आर इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स. पी होल्ड्स 30% इक्विटी शेयर्स, 30% इक्विटी शेयर्स ऑफ एस फॉर द लास्ट सेवरल ईयर्स. P Limited obtains control of S Limited when it acquires further 65% stake. Further 65% stake, 30 आपके पास ऑलरेडी है, further 65 आपने acquire कर लिए. और एक्विजिशन कैसे हुआ ये बताया हुआ है. ट्रांसफर्स 50 लाख रुपीज कैश, 90,000 शेयर्स. मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ P इज 10 रुपीज, ये ले लेंगे. Equity shares issued in the transaction comprise 5% post acquisition capital of P Limited. मैटर नहीं करता हो इतना. तो मैं 9 रुपीज़ अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 लाख और 50 लाख का कैश. P Limited agrees to pay additional consideration of rupees 4 lakh if contingent consideration. Cumulative profit exceeds 40 lakh. आपको इसकी फेयर वैल्यू दी हुई है 2 लाख रुपए. Yes, contingent considerations are part of PC. P Limited spent acquisition related cost rupees 2 lakh. Acquisition related cost is not a part of PC. ये expense of होगा होल्डिंग कंपनी की बुक्स में. फेयर वैल्यू ऑफ NCI is 5 लाख. ये NCI हो गया आपका 5 लाख रुपए. P Limited owed 30% of the shares of S Limited for several years. जो existing shares है उसकी बात कर रहा है, उसे आप फेयर वैल्यू पे दिखाएंगे 18 लाख. अब 30% है तो एसोसिएट रही होगी. आपके बुक्स में 8 लाख पे दिख रही है, 18 लाख रुपए उसकी फेयर वैल्यू है. फेयर वैल्यू कंसिडर किया करते हैं पीसी के लिए. डिफरेंस पीएल में जाएगा 10 लाख. फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट्स 45 लाख. अब देखो सिंपल कहानी है. पीसी में आया 50 + 9 + 2 + 18. ठीक है, 50 + 9 + 2 + फेयर वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स 18, 79 लाख. एनसीआई 5 लाख, 84 लाख. नेट एसेट्स है उस दिन 45 लाख.
बाकी का गुडविल हो जाएगा। 39 lakhs, बस ये एक्सपेक्टेड था, ये एक्सपेक्टेड है आपसे। ठीक है, तो इंडिया 103 का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा इन्होंने। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, सिंपल कैलकुलेशन क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वन, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। ठीक है, इसमें इन्होंने 19 के जितने भी बेसिक पार्ट्स थे वो पूरे के पूरे बेसिक पार्ट्स पूछ लिए कि इनमें से बताओ एम्प्लॉय बेनिफिट क्या क्या है और एम्प्लॉय बेनिफिट का आप कैलकुलेशन वगैरह कैसे करेंगे। तो डायमंड लिमिटेड का हेड काउंट है 1000 एम्प्लॉइज इन द फाइनेंशियल ईयर 1920। एज पर कंपनीज पॉलिसीज आपने 35 डेज प्रिविलेज लीव देते हो, 15 डेज सिक लीव, 10 डेज कैजुअल लीव। प्रिविलेज लीव में से 10 एंड 5 कैन बी कैरीड फॉरवर्ड। आप इसका प्रोविजन करते हैं, प्रोविजन पास्ट टेंस के हिसाब से नोट किया गया है। अच्छा, ये सिर्फ नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, अनलिमिटेड नहीं, कि 200 एम्प्लॉइज 5 दिन का प्रिविलेज लीव लेंगे। देखो 15 दिन का प्रिविलेज लीव है, 10 दिन का कैजुअल लीव है, 15 में से 5 दिन का प्रिविलेज लीव लेंगे और 2 डेज का सिक लीव लेंगे। एंड 800 विल अवेल 10 days of privilege leave, 5 days of sick leave. ठीक है, based on past trend noted that 200 employees will take in future 5 days of privilege leave, तो 5 into 200 का ही प्रोविजन होना चाहिए, प्लस 2 into 200 इतना ही सिक लीव का प्रोविजन होना चाहिए, प्लस पूरे 10 का होना चाहिए बचे हुए 800 एम्प्लॉइज का, और 5 पूरे का फॉर 800 एम्प्लॉइज। वो बस ये बता रहा है कि इतने का आपको प्रोविजन करना है, सिंपल सिर्फ मल्टीप्लाई करना था और कुछ नहीं। फिर वो प्रॉफिट्स की बात करता है, बोनस इट इज डिसाइडेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टू डिस्ट्रीब्यूट 4% बोनस, पर एक्सपेक्टेड है कि 3.5% ही पे होगा। जितना एक्सपेक्टेड है आपसे उतने का ही प्रोविजन करते हैं, 3.5%। ठीक है, फिर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान बोल रहा है वो, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड 200 crore विच फॉल्स ड्यू इन 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। कंपनी हैज पेड 40 crore इन द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान विच इज इन द नेचर ऑफ डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान वेयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड अमाउंट्स टू 200 crore विच विल फॉल ड्यू विद इन नेक्स्ट 12 months। कमिंग 12 months के अंदर में ड्यू हो जा रहे हैं। कंपनी ने ऑलरेडी 40 पे कर दिया है, पूरा का पूरा 200 crore एक्सपेंस दिखाएंगे क्योंकि ये कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान है। 40 पे हो गए, बचे हुए 160 पेबल, डिस्काउंटिंग नहीं करना है क्योंकि 12 महीने के अंदर अंदर पे कर देंगे। ठीक है, तो देखिए आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कंसेप्ट बेसिस पे देख रहा है तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैं बहुत फास्ट डिस्कशन कर रहा हूँ। दिस इज फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने या तो एग्ज़ाम दे दिया है और बाद में ये पेपर चेक करना चाहते हैं, एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम के दौरान, जब भी जैसे भी देखना चाहते हैं उस बेसिस पे। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चंस पूछे गए, बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं आए हैं यहाँ तक। ठीक है, चलिए ठीक है, दिस इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ से मैं सेकेंड पार्ट स्टार्ट करता हूँ इसका। तो क्वेश्चन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110 का है, इंड AS 110। समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ए अक्वायर्ड अ सब्सिडियरी बी ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 March 2020। समराइज इंफॉर्मेशन ऑफ कंसो PL एंड बैलेंस शीट इज एज अंडर। तो आपको पूरा का पूरा PL दिया है, फिर कंसो बैलेंस शीट दी है। ठीक है, और बोला है ऑल शेयर्स ऑफ बी वो अक्वायर्ड फॉर 37,000 इन कैश, कैश में लिया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट होता है। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट लाइबिलिटी दी हुई है जिसका नेट आपका 37,000 आ रहा है अलॉन्ग विद गुडविल। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंसो कैश फ्लो स्टेटमेंट। जिन्होंने कंसो कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा है, ये क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में भी है, इसका एडवांस वर्जन है, ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, इसका एडवांस वर्जन है, पर ये वाले एडजस्टमेंट पूरे के पूरे उसमें है। तो जिन्होंने पढ़ा है उन लोगों को तो बहुत इजीली सॉल्व हो गया होगा। टारगेट 500 जो मैंने लिया था उसके अंदर में भी ये क्वेश्चन पूरे के पूरे सॉल्व थे। ठीक है, तो मैं बताता हूँ इसमें होता क्या है। आप जब एडजस्टमेंट्स करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के एडजस्टमेंट्स, तो जो ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, क्योंकि आपने इसी साल इस एंटिटी को परचेज किया है, ओपनिंग इन्वेंट्री में ये इन्वेंट्री को इंक्लूड किया जाता है, ओपनिंग इन्वेंट्री में। ठीक है, क्योंकि ये आपने अक्वायर किया है, ये आपने अक्वायर किया है सामने वाले से, तो कंसिडरिंग इट टू बी अ पार्ट ऑफ ओपनिंग।
क्योंकि आपके क्लोजिंग में भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रही है, तो इसीलिए इसका एडजस्टमेंट वहाँ पे करना पड़ता है। ठीक है, मैं लॉजिक नहीं समझा रहा हूँ अभी। सो स्टार्टिंग विद द कैश फ्लो स्टेटमेंट, हम स्टार्ट करेंगे विथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप आफ्टर टैक्स भी कर सकते हैं, टैक्स ऐड करना है। इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाना है। डेप्रीसिएशन ऐड हो जाएगा, नॉन कैश आइटम। मैं पहले इतना ऐड करके बता देता हूँ यहाँ तक। 35 प्लस 2 प्लस 15, 52,000। मैं यहाँ एक बार का 52,000 लिख देता हूँ। विल फर्स्ट फाइंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चेंज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल लेते समय ये 4,000 ओपनिंग में ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे 4,000 ऐड हो जाएंगे। सो डैट मेक्स इट 29,000। 29 से 27 हो गया, 29 से 27 हो गया, मतलब पैसे रिसीव हो गए, 2,000 ऐड। ठीक है, इन्वेंट्री में 2,000 ऐड कर देंगे ओपनिंग में। सो डैट मेक्स इट 19,500। 19,500 से 15 हो गया, यानी 4,500 ऐड। ठीक है, फिर उसके बाद में ट्रेड पेएबल 16,000 रुपीज़ से बढ़ाना है। सो डैट मेक्स इट 46,000। 46 से 34 हो गया, मतलब आपने पे कर दिया 12,000 रुपये। 12,000 रुपये आपने पे कर दिए। एंड लॉन्ग टर्म डेट तो फाइनेंस एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। चलो, आई डोंट थिंक और कुछ है। इनकम टैक्स पेबल इन लोगों के इसमें है नहीं, इनकम टैक्स पेबल सिर्फ आपका इनकम टैक्स पेबल निकला है। अब इनकम टैक्स पेबल का मैं ओवरऑल एडजस्टमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे आपने इनकम टैक्स लिखा है 7,500, बराबर 7,500। तो देखो, ओपनिंग था 5,500, मैं बोल सकता हूँ करंट ईयर 7,500 है। क्लोजिंग आप बोल रहे हैं 6,000 अभी भी पेबल है, यानी बाकी का आपने पे कर दिया होगा। नेट 7,000 पे कर दिया होगा आपने। चलो, यहाँ तक ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। सो 52 प्लस 2 प्लस 4,500 माइनस 1,200 माइनस 7,000 मेकिंग इट 50,300। एक मिनट, 52 प्लस 2 प्लस 4,500 माइनस 12,000 माइनस 7,000, 39,500। ठीक है, ओके। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तो एक आ जाएगा 37,000 रुपीज़, जो आपने एंटिटी को बाय करने के लिए लिया है। आप बोलोगे कि सर ये तो इंटर कंपनी है, ये नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ये लिया जाता है। ये क्यों लिया जाता है? क्योंकि आपने आउटसाइडर्स को पे किया ये 37,000 कैश, उनके शेयर होल्डर्स को, आपने सब्सिडी को नहीं पे किया ये। ठीक है, ये लिया जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग पीपीई पे। पीपीई का ओपनिंग 40 है, यहाँ पीपीई 55 का ऐड हुआ था, तो मैं पहले ऐड कर देता हूँ, प्लस 55। ठीक है, डेप्रीसिएशन आपने करंट ईयर में चार्ज किया 15, तो इसमें से माइनस कर देता हूँ 15, तो आप देखेंगे तो बराबर 80 आ गया, यानी कि कोई चेंज नहीं है करंट ईयर में। पीपीई में कोई चेंज नहीं है, पीपीई में कुछ नहीं आएगा। गुडविल 9,000 आपने जो बाई किया उसमें ही गुडविल 9,000 आ रहा है, इसीलिए गुडविल में भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, गुडविल में भी चेंज नहीं आएगा। अच्छा, ये जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, एक छोटा सा चेंज है इसमें। आपने एंटिटी को अक्वायर किया, उसमें आपको 1,000 की कैश भी मिल गई, तो 37 दिए, 1,000 वापस मिल गए। आप कैश फ्लो में नेट 36 ही दिखाओगे। ये एक मैं भूल गया, 36,000। ठीक है, 36,000। कमिंग डाउन टू फाइनेंशियल एक्टिविटी, लॉन्ग टर्म डेट था, आपने एंटिटी को अक्वायर किया, ये लास्ट बचा है 18,000, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 18,000। लॉन्ग टर्म डेट में 18 ऐड कर देता हूँ, तो बराबर 50 हो जाता है। 50 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कोई चेंज नहीं है। एक इंटरेस्ट आ रहा था, इंटरेस्ट कॉस्ट 2,000, ये ले लेता हूँ यहाँ पे। चलो, तो हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेना बचा है, रिसीवेबल, पेएबल, पीपी, गुडविल हो गया।
ट्रेड पेएबल, इनकम टैक्स, लॉन्ग टर्म डेट हो गया, ठीक है। इसे शेयर होल्डर्स चेन मत लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि इसमें इक्विटी भी इंक्लूडेड होगा। हम पहले इसमें प्रॉफिट इम्पैक्ट का एडजस्टमेंट भी करेंगे, क्योंकि ये देखो आपने करंट ईयर में प्रॉफिट कमाया 27,500, ये भी तो यहीं गया होगा ना 27,500, ठीक है। सो 17,500 प्लस 27,500 हो गया 45,000। ये ध्यान रखिएगा एग्जाम में, यहाँ गलती हो सकती है। ओवरऑल नेट ले लेते हैं 39,500 माइनस 36,000 माइनस 2,000 1,500। देख लीजिए ओपनिंग कैश 2,500, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो बराबर क्लोजिंग कैश आ रही है जो मैच हो जाता है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस बहुत सारे स्टूडेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते नहीं हैं, तो उन लोगों को इसमें इशू आया होगा। और बहुत सारे लोगों को ये कंसेप्ट नहीं पता होता है कि ओपनिंग यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। पर मैंने ये कंटेंट यूट्यूब पे भी प्रोवाइड किया था स्टूडेंट्स को, मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्प तो हुई होगी, मुझे नहीं लगता कि इतना प्रॉब्लम आया होगा। स्टिल फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट डन इट, उन्हें थोड़ा सा इसमें इशू रहा होगा। इंस्टीट्यूट ने वो क्वेश्चंस देने की कोशिश की इस पेपर में, रफली मुझे जो समझ में आया कि जो स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, जो छोड़ देते हैं। कंसोल में हम कैश फ्लो पे इतना ध्यान नहीं देते, ईपीएस में डाइल्यूटेड ईपीएस के बेसिक क्वेश्चन के ऊपर ध्यान नहीं देते, बराबर। तो इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन उठाने की कोशिश की है इस पेपर में। नेक्स्ट, एच होल्ड्स 20% शेयर्स इन एस। ये क्वेश्चन हम एंड में कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा फ्रेम किया गया है। ये कंसो प्लस इक्विटी मेथड एसोसिएट दोनों का मिक्स है। ये मैं आपको एंड में बताता हूँ। दिस इज द ओनली ट्रिकी क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने ऐड किया है, ठीक है। इसके मार्क्स कितने दिए थे? 6 मार्क्स, तो बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं था, 6 मार्क्स ही थे। किसी स्टूडेंट ने छोड़ा तो बहुत ज़्यादा उसका लॉस नहीं हुआ है, पर एक ही ट्रिकी क्वेश्चन दिया इंस्टीट्यूट ने। नेक्स्ट वन, नेस्ट लिमिटेड इशूड 1,000 SAR and vest them immediately to employees. SAR will be settled in cash। अब एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे आपने immediately employees को दे दिया है, इसीलिए पूरा एक्सपेंस immediate बुक होगा। सबसे पहला पेपर जो इंस्टीट्यूट का आया था May 18 न्यू सिलेबस, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद अब ये वापस रिपीट हुआ है। सो 10,000 SAR दिए और इमीडिएटली वेस्ट हो गए। ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल ऑन दैट डेट एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू टू बी 100, तो आपने उसी दिन 100 इंटू 10,000 एक्सपेंस बुक कर लिया था 10 लाख रुपए का इमीडिएट पूरा, कोई अपोर्शनमेंट नहीं, कुछ नहीं। SAR कैन बी एक्सरसाइज अप टू 31 मार्च 2020। अब SAR में क्या होता है, जो भी फेयर वैल्यू चेंजेस होते हैं, ये लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी SAR मतलब कैश देना, ये सब्सिक्वेंट चेंजेस आपके PL में जाते हैं, इम्पैक्ट करते हैं फेयर वैल्यू चेंजेस, क्योंकि अल्टीमेटली आपको कैश देना है, तो ये चेंजेस लेंगे। इट इज एक्सपेक्टेड दैट आउट ऑफ टोटल 94% एम्प्लॉइज विल एक्साइज द ऑप्शन अप टू 31 मार्च 18। अब मतलब 10,000 का सिर्फ 94% एक्साइज होगा ऐसा लग रहा है, फिर 91% दिया है, चलो अपन 94% ले लेते हैं पहले। 10,000 इंटू 94% और बाद में प्राइस 132 हो गया। टोटल एक्सपेंस इतना दिखना चाहिए ईयर एंड पे, पर 10 लाख का एक्सपेंस आप ऑलरेडी दिखा चुके हैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर। 2,40,800, समझ गए। नेक्स्ट ईयर इन्होंने बोल दिया 91% एक्साइज करेंगे, यानी वही 10,000 के 91% प्राइस हो गया 139 माइनस 12,40,800 इज द टोटल एक्सपेंस जो आप ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। $24,100। फाइनली 85% ने ऑप्शन एक्साइज किया। 10,000 इंटू 85% इंटू उस समय का प्राइस 141 था और ये आपने पे किया होगा, माइनस 12,64,900। यहाँ नेगेटिव आ रहा है, यानी PL क्रेडिट होगा 66,400, SAR डेबिट होगा, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज मैंने बताया, पहले ESOP एक्सपेंस PL यानी एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस जो PL में गया, डेबिट टू SAR आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट ईयर PL डेबिट टू SAR आउटस्टैंडिंग, नेक्स्ट ईयर PL डेबिट टू SAR आउटस्टैंडिंग 24,100, नेक्स्ट ईयर SAR आउटस्टैंडिंग डेबिट टू PL 66,400, ठीक है। चलो
तो क्वेश्चन कहाँ से था? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 102। रफली हर अटेम्प्ट में इससे 8 मार्क का क्वेश्चन आता है, इस बार इन्होंने 5 मार्क्स दिए हैं इसी क्वेश्चन के। ठीक है, आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट में इसका वेटेज 8 ही था। चलो, पेरेंट प्रिपेयर्स कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट फॉर द ग्रुप ऑन 31st March एवरी ईयर ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st March 2020 फॉलोइंग टैक्स पोजिशंस इन द ग्रुप। तो मैंने इस बार बोला था कि इंडिया 12 के ऊपर अब तक के इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, एक्सपेक्ट कीजिए कि क्वेश्चन आएगा, एंड यस क्वेश्चन आया और बहुत बेसिक क्वेश्चन आया। आईसीआई मॉड्यूल में 4 एडजस्टमेंट्स दिए हैं इस क्वेश्चन में, इन्होंने उसमें से सिर्फ 2 पूछे। देखिए, एस होली ओन सब्सिडियरी ऑफ पेरेंट, लॉस हो गया 20 लाख का, जो एडजस्टेबल है फ्यूचर प्रॉफिट से, फ्यूचर में जो भी उनको प्रॉफिट होगा उससे। एस लिमिटेड इज अनेबल टू यूटिलाइज इट विद प्रीवियस टैक्स लाइबिलिटी। ये लाइन का टेंशन मत लीजिए, ये रिवर्स लाइबिलिटी की बात कर रहा है जो यूएस में होता है। करंट ईयर में लॉस हो रहा है, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट डज नॉट अलाउ इट टू ट्रांसफर द लॉस टू अदर कंपनीज, हाउएवर खुद कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। डायरेक्टर्स एस्टिमेट दैट एस विल नॉट बी मेकिंग प्रॉफिट इन फोर्सिएबल फ्यूचर, आप फ्यूचर में प्रॉफिट एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, तो ऐसे में डीटीए बना के मतलब ही नहीं है, लॉस के कारण डीटीए बना के मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपका खुद को फ्यूचर में प्रॉफिट नहीं होगा और ये लॉस का बेनिफिट आपकी दूसरी जो एसोसिएट एंटिटीज़ है वो नहीं ले सकती। तो यहाँ पे नो डेफर्ड टैक्स। नेक्स्ट वन, 1 April 19 पेरेंट बोरोड 50 लाख रुपीज़, पेरेंट ने बोरो किया है। ठीक है, कॉस्ट इनकर्ड इन अरेंजिंग द बोरोइंग इज 1 लाख, यानी अल्टीमेटली आप बोल सकते हैं 51 लाख रुपीज़ लग गए। क्वालिफाइड फॉर डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में आप पूरा 1 लाख का डिडक्शन ले सकते थे। अगर मैं बात करूं बुक्स की, तो अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड के हिसाब से आपने 1 लाख यहाँ ऐड कर दिया होगा, 51 लाख। इनकम टैक्स में आपने लोन दिखाया 50 लाख का और पीएल में एक्सपेंस दिखा दिया 1 लाख। इन दोनों के कारण आपके कैरिंग अमाउंट में डिफरेंस आ गया, कैरिंग अमाउंट में डिफरेंस आ गया। ठीक है, द लोन वॉज गिवन फॉर 3 year पीरियड, एज पर एग्रीमेंट नो इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इज टू बी पेड, बट अमाउंट पेबल ऑन 31st March इज 65,21,900 एंड में 3 साल बाद। पर आप तो इंटरेस्ट दिखाएंगे बुक्स में अक्रूवल बेसिस पे। एज पर पेरेंट इक्वेट्स अफेक्टिव रेट टू बी 10%। चलिए ये देखिए, आपने बुक्स में फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट दिखाया 51 पे 10%, 5.1 लाख, और ये ऐड कर दिया, क्योंकि आपने पेमेंट नहीं किया है ना, पेमेंट किया ही नहीं। समझ गए क्या हुआ? चलो, तो एक तो इम्पैक्ट 1 लाख रुपए का आ गया, दूसरा इम्पैक्ट ये 5.1 का आ गया। चलो, एज पर इनकम टैक्स फर्दर एक्सपेंस ऑफ 15,21,500, ये क्या है? 50 लाख और इसका डिफरेंस विल बी क्लेमेबल फ्रॉम टैक्स फॉर द ईयर एंड लोन रिपेड ऑन 31st March 2022, यानी ये एक्सपेंस आपको मिलेगा 31st March 2022 ईयर एंड पे। यानी यहाँ पे इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जा रहा है, विच मीन्स कैरिंग अमाउंट इज सेम 50। चलो, तो अब अगर मैं बोलूँ कि कैरिंग अमाउंट है 56.5 पर इसका टैक्स बेस 50 है, जिसके कारण टेम्परेरी डिफरेंस आ गया 6.5। चलिए समझते हैं 6.5 का क्या करना है। अच्छा नहीं, ये जो है ना, ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये माइनस होना चाहिए, -1। ये भी अमाउंट चेंज होगा, रुकिए ये मेरी मिस्टेक है। 50 लाख आए, 1 लाख गए, नेट 49, और 49 पे 10% 4.9, तो 49 प्लस 4.9 53.9, 53.9 कंपेयर टू 53.9। ठीक है, 3.9। अब देखिए क्या हो रहा है, पीएल में 1 लाख रुपए अलाउ हो रहा है, पर आप फ्यूचर में दिखाएंगे इनकम टैक्स में 1 लाख अलाउ हो रहा है, जो आप फ्यूचर में दिखाएंगे एक्सपेंस। आपने नहीं दिखाया ना 1 लाख रुपए, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पे टैक्स नहीं मांग रहा, एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस टैक्स नहीं मांग रहा। आप फ्यूचर में दिखाएंगे, आज टैक्स नहीं मांग रहा है, फ्यूचर में आप एक्सपेंस दिखाएंगे, फ्यूचर में डिसअलाउ हो जाएगा, बराबर। इसके कारण डीटी एल बन जाना चाहिए।
आप आज 4.9 का इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिसअलाउ कर रहा है, यानी डिपार्टमेंट बोल रहा है नहीं यार टैक्स भरो, और जब फ्यूचर में आप ये एक्चुअल में पे करोगे तो डिपार्टमेंट अलाउ कर देगा आपको। इसके कारण DTA बन जाना चाहिए। नेट 3.9 पे DTA बन रहा है, वही हो रहा है रादर लोन। कैरिंग अमाउंट इज मोर देन टैक्स बेस, DTA बनता है बराबर। कई सारे यूट्यूब वीडियोस पर हमने डिस्कस किया, इनफैक्ट ये खुद ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो टैक्स का रेट 20% है, 20%, 3.9 पे 20%, 0.78 DTA। एक्सप्लेन द इवेंट्स, समझा दिया मैंने आपको, आई होप इट इज क्लियर। चलो सो एक्सक्यूज मी, रॉयल लिमिटेड इज अ कंपनी हैविंग नेटवर्थ 200 करोड़। आई थिंक ये CSR का क्वेश्चन है, ठीक है। CSR ये मैं सॉल्व नहीं करा रहा, ये हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए। CSR एप्लीकेबल है या नहीं उसके ऊपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, K is owned by 3 industrial investors, MNC, 40%, 20% equity interest. Contractual agreement between M and N gives them joint control over the relevant activities in K. Joint control. It is determined that K is a joint operation. K एक joint operation है, यानी क्या, उसके proportionate asset liabilities ऐड होना चाहिए। C Limited is not a party of the arrangement between M and N. However, like M and N, C also has a right over assets and obligations of the liability, ठीक है, relating to joint operation in proportion of equity interest in K. Would the manner of accounting be followed by M and N on one hand and C on the other hand in respect of respective interest in K same or different? समझते हैं, डिपेंड करता है किसके ऊपर, K के डिसीजन मेकिंग के ऊपर। K के डिसीजन मेकिंग के ऊपर पावर किसका है। अब K का जो डिसीजन मेकिंग है वो M और N मिलके ले लेते हैं, जॉइंट ऑपरेशन है उन दोनों के लिए। तो यस, M 111 जॉइंट ऑपरेशंस लगाएगा, N भी 111 जॉइंट ऑपरेशंस लगाएगा, पर C का डिसीजन मेकिंग से कोई लेना देना नहीं है, यानी C तो डिसीजन ले ही नहीं पा रहा है उसमें किसी प्रकार के। नो डाउट एसेट लाइबिलिटी में उसका प्रोपोर्शनेट हिस्सा है, ये बात सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है, पर उसके पास कोई राइट्स नहीं है, यहाँ पे कोई राइट्स नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में ये बोलना कि वो जॉइंट ऑपरेशंस के जैसे ही 111 लगाए, ये गलत होगा। जॉइंट ऑपरेशंस कब होते हैं, जब C ने अगर ना बोला, कोई काम के लिए अगर C ने ना बोला तो वो काम होगा ही नहीं, तो मानेंगे कि C के पास भी जॉइंट कंट्रोल है। यहाँ C के पास जॉइंट कंट्रोल है ही नहीं, सिर्फ प्रोपोर्शनेट हिस्सा एसेट्स एंड लायबिलिटीज में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हैं। C इस केस में 111 नहीं लगा सकता, ठीक है। अब ये उसकी एसोसिएट है क्या, मैं ये भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी नहीं चलेगा। एग्जाम में मैं तो यही पूछूंगा, C ऑन द अदर हैंड रेस्पेक्ट इंटरेस्ट इन K सेम और डिफरेंट। सेम तो नहीं रहेगा, डिफरेंट रहेगा। पर देखिए कुछ एसेट्स में उसका प्रोपोर्शनेट हिस्सा है, तो वहाँ उसने इंड AS 16 लगाना चाहिए, यानी अलग अलग स्टैंडर्ड्स लगाने चाहिए रादर। उसने एसेट में प्रोपोर्शनेट हिस्सा है ना, तो प्रोपोर्शनेट हिस्सा आप अपने बुक्स में अकाउंट कर लीजिए एज पर इंड AS 16 PP। इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर भी आप अकाउंट कर सकते हैं बराबर, यानी वो 111 तो नहीं लगा सकता, ये तो मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। मुझे नहीं लगता 28 भी लगा सकता है वो, क्योंकि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का स्कोप भी खत्म हो गया ना। MNN मिलके ही सारे डिसीजन ले लेते हैं, 80% है उनके पास। चलो मूविंग अहेड, कुछ मिस हो गया लगता और An entity negotiates with major airlines to purchase ticket at reduced rate compared to the price told directly by the tickets. Entity agrees to buy specific number of tickets and will pay for those tickets even if it is not able to resell. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। The reduced rate paid by the entity to each ticket purchase is negotiated and agreed in advance. Entity determines the price at which the airline ticket will be sold to the customers. Entity sells the tickets and collects the consideration from the customers when the tickets are sold. Therefore, there is no credit risk to the
एंटिटी, द एंटिटी सेल्स द टिकट्स, एंटिटी टिकट सेल करती है, collect the consideration from the customers when the ticket are sold, therefore there is no risk on the entity. The entity also assists the customer in resolving complaints with the service provided by the airlines. However, each airline is responsible for fulfilling the obligations associated with the tickets. वो एज प्रिंसिपल काम कर रहा है एजेंट, ऑब्वियस सी बात है, एज प्रिंसिपल ये एक लाइन उसे क्लियर कर दे रही है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड पूरा का पूरा एजेंट का है, यानी ये एंटिटी का है, ये एंटिटी का है, एयरलाइंस का ही नहीं, क्योंकि टिकट के पैसे देना ही है रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। ठीक है, चलो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 भी बोलेंगे, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ओके, आई थिंक इसके सारे क्वेश्चंस हो गए, 6 क्वेश्चंस थे ना। यस, तो मैंने बीच में एक क्वेश्चन छोड़ा था, अब ये भी समझा देता हूँ। ठीक है, H holds 20% interest in S, that in turn holds 100% in T. H के पास S में 20% है, S के पास T में 100% है। ये इंडिया 28 लगा रहा होगा इक्विटी मेथड, ये इंडिया 110 लगा रहा होगा कंसोलिडेशन। ठीक है, S recognize net assets relating to T 10,000 rupees, 10,000 rupees in consol statements. S sells 20% of the interest in T to third party for 3,000, 3,000। ठीक है, 20% इंटरेस्ट, जो एसेट्स उसके बुक्स में 10,000 के दिख रहे हैं, वो उसने उसमें से 20% हिस्सा 3,000 में बेच दिया। वो एसेट्स जिसका प्रोपोर्शनेट हिस्सा 2,000 दिख रहा है, आपने 3,000 में सेल कर दिया, पर वो अभी भी आपकी सब्सी है। ठीक है, वो अभी भी आपकी सब्सी है। तो ऐसे में आप क्या एंट्री पास करते हैं, ऐसे में आप लिखते हैं कंसो में, कंसो में सेपरेट में नहीं बोल रहा, कंसो में कैश 3,000, हम NCI क्रेडिट करते हैं 2,000, NCI 2,000 टू अदर इक्विटी। ये अदर इक्विटी आपका OCI में जाता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, 1,000। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन इस 1,000 पे, रिजल्टिंग इन क्रेडिट इन एंटिटीज A इक्विटी ऑफ 1,000। ठीक है, चलो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ H एंड S आर समराइज एज अंडर। तो H के स्टेटमेंट के अंदर में कंसो में इन्वेस्टमेंट दिख रहा है 2,000 एसोसिएट के H में, उसका इक्विटी भी दिख रहा है 2,000, यानी इसके बुक्स में और कुछ है ही नहीं मेरे हिसाब से। S की बुक्स में कंसो में 10,000 के एसेट्स दिख रहे थे, 10,000 की इक्विटी, अब उसने 3,000 में बेच दिया तो 10,000 के एसेट्स, कंसो तो पूरा होगा, 3,000 की कैश, NCI 2,000 अभी हमने डिस्कस किया, बराबर, इक्विटी इम्पैक्ट 1,000 आ गया, 1,000 ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पार्ट है। सवाल ये है कि H डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द ट्रांजैक्शन, H शेयर ऑफ नेट एसेट्स इन S हैज इंक्रीज्ड, S का प्रॉफिट बढ़ा तो सीधी बात है H का हिस्सा भी बढ़ गया, 20% इंटरेस्ट इन T, अफेक्टिवली H शेयर इन एसेट्स इज नाउ 2,200। वो जो 1,000 था उसका 20% हिस्सा 200, ये H का हिस्सा बन गया। समझ में आ रहा है? इन प्रीवियस शेयर, हाउ द इक्विटी ट्रांजैक्शन रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ S बी रिफ्लेक्टेड इन द कंसो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ H दैट यूजेस द इक्विटी मेथड टू अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, कैसे दिखाएगा वो इसको? इक्विटी मेथड के हिसाब से वो अपने इन्वेस्टमेंट्स में डेबिट करेगा, टू अपने अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डालेगा, यानी अपने अदर इक्विटी में ही डालेगा, PL में ट्रांसफर नहीं करेगा। सर ये PL में ट्रांसफर होगा क्या? ये फ्यूचर में PL में ट्रांसफर होगा जब S T को सेल ऑफ कर देगा, या फिर जब H S का 20% स्टेक सेल कर देगा। ठीक है, तो एक ही ट्रिकी क्वेश्चन मैंने आपको कहा था, सिर्फ एक ट्रिकी क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, सिर्फ इतना ही था। सो इस अटेम्प्ट में मैं बोल सकता हूँ कंसो से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए, बिजनेस कॉम्बिनेशन से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए, मेन फोकस बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे था। ये 2 के क्वेश्चन हमें दिख रहे हैं अच्छे खासे वेटेज के। ठीक है, चलिए आई होप हमारा पूरा का पूरा जो डिस्कशन रहा होगा ये आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स एज वेल एंड फ्यूचर एज वेल एंड रिजल्ट एज वेल। थैंक यू।